कर दीजिए मैम। ओके, थैंक यू। गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा था वो रीडिंग द बजट डॉक्यूमेंट, बजट दस्तावेज। ये हम लोग पिछले 2 क्लास से पढ़ रहे हैं और आज की क्लास में भी इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। हमने पढ़ा कि जो बजट शब्द है वो एक फ्रेंच शब्द है और ये बजट शब्द का मतलब होता है लेदर का बैग। मैंने जो इस टॉपिक को आगे बढ़ाने के लिए, आगे इसको और समझने के लिए जो इसका आधार है, जो पिछले लास्ट क्लास में हम लोगों ने अध्ययन करने का जिसका प्रयास किया, तो एक पिछले बातों के साथ साथ भी हम जब तक पिछली बातों को हमें याद नहीं आएंगी, हम अगले क्लास को नहीं समझ पाएंगे। इसलिए एक रिवीजन के तौर पर ये बजट जो हमारा टॉपिक चल रहा था उसको पिछली क्लास का भी एक रिवीजन थोड़ा ज़रूरी हो जाता है। तो हम लोग बजट शब्द कहाँ से आया ये हमने पहले अध्ययन कर चुके हैं, लेकिन इसको फिर एक बार रिवीजन के तौर पर हम करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे, जहाँ पे हम टाइप्स ऑफ बजट पढ़ने का प्रयास कर रहे थे, जिसमें कि हमने परफॉर्मेंस बजटिंग यानी निष्पादन बजट को कवर करने की कोशिश की थी। तो ये जो बजट शब्द है वो एक फ्रेंच शब्द है जिसका मतलब होता है लेदर का बैग। और ये लेदर का बैग, ये चमड़े का थैला, जिसका प्रयोग सबसे पहले ब्रिटिश चांसलर के द्वारा जब वो संसद में अपने कुछ पेपर्स को लेकर जाते थे, तो जिस बैग में वो पेपर्स रखे थे तो उसको लोगों द्वारा फिर कहा गया कि ये बजट है। उस चमड़े के थैले को नाम दिया गया। Present sense of the term used for the first time is 1873। इस शब्द का जो प्रयोग है वो 1873 में किया गया। और डेफिनेशन क्या होती है बजट की, कि आय और खर्चे को, कर और एक्सपेंसेस को एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए, फ्यूचर पीरियड ऑफ टाइम के लिए, भविष्य के लिए उसको एस्टिमेट करना, वो बजट कहलाता है। इसमें हमने विलोबी की डेफिनेशन को भी पढ़ा था। विलोबी किस प्रकार से बजट को डिफाइन करते हैं। उन्होंने कहा था कि बजट सरकार के आय व्यय का अनुमान मात्र नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी रिपोर्ट है, यह एक प्रतिवेदन है, एक अनुमान है और एक प्रस्ताव जो कि इसे होना चाहिए। यह एक लेखा पत्र है जिसके माध्यम से कार्यपालिका व्यवस्थापिका के सम्मुख आती है और विस्तार से अतीत के बारे में यानी पास्ट के बारे में, प्रेजेंट के बारे में और फ्यूचर की गतिविधियों के बारे में
उनकी वित्तीय स्थितियों के बारे में एक रिपोर्ट प्रस्तुत करती है, एक प्रतिवेदन प्रस्तुत करती है। ये तो हमने बात की डेफिनेशन की, जिसमें दूसरे जो थिंकर थे रैमस्ट्रॉन्ग, वो भी इसी तरह की एक परिभाषा देते हैं। उनके अनुसार कि बजट एक ऐसा परिपत्र है जिसमें सार्वजनिक राजस्व और व्यय की प्रारंभिक योजनाएं प्रस्तुत की जाती हैं, यानी कि जो पब्लिक कर है और एक्सपेंडिचर है उनसे रिलेटेड जो प्लानिंग्स हैं उनकी उनका विवरण प्रस्तुत किया जाता है। ये हमने बात की परिभाषा को लेकर कि बजट की क्या परिभाषा है। इसके साथ ही हमने देखा कि बजट को सिर्फ एक इंस्टीट्यूशन के लिए नहीं, सिर्फ एक गवर्नमेंट के लिए नहीं, बल्कि बजट को किसी एक व्यक्ति के लिए भी, एक परिवार के लिए, एक ग्रुप के लिए यानी समूह के लिए, सरकार के लिए, पूरे देश के लिए और मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि बहुराष्ट्रीय संगठन जो होते हैं, नगर निगम होते हैं, उनके लिए भी बजट को तैयार किया जाता है कि हमें कैसे धन का खर्च करना है, हमें कैसे मनी को कहाँ स्पेंड करना है। उस तरह का जो विवरण है वो एक व्यक्ति के द्वारा भी, एक परिवार के द्वारा भी, समूह के द्वारा भी, सरकार के द्वारा भी उसका विवरण प्रस्तुत किया जाता है। उस बजट को बनाया जाता है, तैयार किया जाता है। इसके बाद हमने यह अध्ययन किया कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 112 में, भारत के संविधान के अनुच्छेद 112 में लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में संसद के दोनों सदनों के समक्ष यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सामने एक वार्षिक वित्तीय विवरण यानी एक एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट रखेंगे, जिसमें फाइनेंशियल ईयर के दौरान भारत सरकार की जो रिसीप्ट्स होती हैं, जो उनकी प्राप्तियां हैं और जो उनका खर्च है, यानी कि जो खर्च है और जो उन्हें लाभ हुआ है, उसका विवरण उनको देना होता है। और जैसे कि हम जानते हैं कि हमारा फाइनेंशियल ईयर जो कि 1 अप्रैल से शुरू होकर 31 मार्च तक का होता है, इस बीच में जो फाइनेंशियल से रिलेटेड जो भी विवरण है, जो वित्तीय वर्ष है हमारा उससे रिलेटेड, जिसमें कि राजस्व और पूंजी की अनुमानित प्राप्तियां, राजस्व बढ़ाने के उपाय और साधन, खर्च का अनुमान और वास्तविक प्राप्तियां और खर्च का विवरण देना होता है। और ये भी हम जानते हैं कि हमारा जो भारतीय के अकॉर्डिंग हम देखें तो संसद में फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा यानी वित्त मंत्री के द्वारा फरवरी माह के लास्ट वर्किंग डे यानी कि महीने के अंतिम दिन में बजट को प्रस्तुत किया जाता है। उसके बाद हमने देखा कि जनरल इकोनॉमिक सर्वे ऑफ द कंट्री यानी एक जो बजट है वो आर्थिक स्थिति को लेकर होता है और दूसरा टैक्सेशन प्रपोजल्स को लेकर। इसके बाद हमने बजट की कुछ विशेषताओं को समझने की
कोशिश की कि बजट को फ्लेक्सिबल होना चाहिए, उसमें लोचशीलता होनी चाहिए, यानी कि और उसमें जो संशोधनों की जो आवश्यकता है, कोई भी बजट अपने आप में पूर्ण नहीं होता है, तो हमेशा किसी भी बजट में संशोधन यानी अमेंडमेंट्स की आवश्यकता बनी रहती है। और बजट जो है वो पास्ट का, प्रेजेंट का और फ्यूचर का अतीत का, वर्तमान का और भविष्य की गतिविधियों का एक उसमें सम्मिश्रण होता है। उसके बाद हमने बजट के कुछ महत्व को समझा, उसकी इम्पोर्टेंस को समझने की कोशिश की कि बजट का जो महत्व हम देख सकते हैं कि कैसे वो हमारे व्यय का जो हमारे एक्सपेंडिचर है, व्यय है, एक्सपेंसेस हैं, उनका हिसाब किताब रखता है। उनकी हिसाब किताब को ट्रैक करने की एक प्रक्रिया है बजट। हमारे खर्चों को आप इसे जोट डाउन भी कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। हमारे खर्चों को जो एक्सपेंसेस हैं हमारे, उनको ट्रैक करने की एक प्रक्रिया है बजट। इस सेफ्टी वेल टू प्रिवेंट ओवर एक्सपेंडिचर। अगर हमारा हम खर्चे से ज़्यादा जा रहे हैं एक्सपेंडिचर से, तो उसे रोकने के लिए एक सेफ्टी वेल्व की तरह, एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है बजट। ये बजट की दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता हम कह सकते हैं। तीसरा जो कि फाइनेंशियल कंट्रोल टू इनपुट्स। यदि हम किसी प्रोजेक्ट में अपना इनपुट लगा रहे हैं तो उस पर अगर हमारे पास इतना फंड नहीं है, तो एक फाइनेंशियल कंट्रोल यानी वित्तीय नियंत्रण की तरह वित्तीय नियंत्रण हम रख सकते हैं उस प्रोजेक्ट पर, क्योंकि हमारे पास फाइनेंशियल कंट्रोल, वित्तीय नियंत्रण रहता है। फिर मैनेजमेंट ऑफ ऑनगोइंग एक्टिविटीज़। किसी भी संगठन में, किसी भी सरकार की अगर गतिविधियां चल रही हैं, कार्यक्रम जो चल रहे हैं निरंतर, उनका प्रबंध करने के लिए महत्वपूर्ण होता है बजट। प्लानिंग एंड सेटिंग प्रायोरिटीज। जब हमारे पास बजट का पूरा विवरण होता है, आगामी वर्ष के लिए जो बजट तैयार किया जाता है, तो हमारे पास उसका हिसाब किताब होता है कि हमें कौन सी प्रायोरिटीज यानी कौन सी अपनी प्राथमिकताओं को, अपनी वरीयताओं को किस तरह से रखना है और किस तरह से उनका प्लान करना है, उनका नियोजन करना है। लास्टली बजट कहीं ना कहीं अकाउंटेबिलिटी यानी उत्तरदायित्व की भावना को भी सुनिश्चित करता है। किसी भी संगठन में अकाउंटेबिलिटी की भावना फिर बन जाती है। बजट के कुछ सिद्धांतों को भी हमने इसके साथ पढ़ने की कोशिश की। बजट के महत्व पहले पढ़े और उसके बाद बजट के सिद्धांतों को हमने देखने का प्रयास किया, जिसमें कि हमने कहा कि बजट जो है वित्तीय प्रबंध करने का एक सिस्टम होना चाहिए। जैसे कि बजट को है किसी भी संगठन की आवश्यकता के अनुसार बजट उसका वित्तीय प्रबंध करता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट करता है। उसके साथ ही हमने देखा कि बजट किसी भी संगठन को
किसी भी संगठन की जो पॉलिसीज़ हैं, जो नीतियां हैं और उसके जो उद्देश्य हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, उन पर ध्यान केंद्रित हमेशा रहता है। क्योंकि अगर हमारे पास बजट नहीं होगा तो हम किसी भी वो संगठन अपना लक्ष्य को, जिसके लिए उसको बनाया गया है, वो पूरा नहीं कर पाएगा। अपनी नीतियों को उस तरह से सुचारू रूप से वो नहीं पूर्ण कर पाएगा अगर उसके पास बजट नहीं होगा। तो इस तरह हमने कुछ प्रिंसिपल्स को पढ़ने की कोशिश की, सिद्धांतों को समझा, और इसके साथ एक इम्पॉर्टेंट जो इसका सिद्धांत था वो था कि कैसे बजट चेक एंड बैलेंस की व्यवस्था, बजट का संतुलित होना कितना इम्पॉर्टेंट है। उसमें हमने संतुलित बजट को पढ़ा कि जो हमारे अनुमानित व्यय हैं, अनुमानित आय से अधिक नहीं होने चाहिए, और व्यय से अधिक होने पर जिसे अतिरिक्त बजट का नाम दिया जाता है, जबकि अधिक व्यय होने पर घाटे का बजट कहलाता है। इस तरह हमने अतिरिक्त बजट और घाटे के बजट को भी समझने की कोशिश की। देन हमने पढ़ा डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बजटिंग, बजट के विभिन्न प्रकार, बजट के विभिन्न प्रकार कि भारत में किस किस प्रकार के बजट हैं, और उन डिफरेंट फॉर्म्स में, बजट के डिफरेंट फॉर्म्स में जो कि जिनका समय समय पर प्रयोग किया जाता रहा है। जिस तरह उसमें सबसे जो फर्स्ट बजट है जिसका भारत में प्रयोग किया जाता है और जिसे भारत के अंतर्गत हम कहें तो उसे परंपरागत बजट प्रणाली, ट्रेडिशनल बजट सिस्टम, ट्रेडिशनल बजट सिस्टम का नाम दिया जाता है। परफॉर्मेंस बजट जो सबसे पहले हमने पढ़ा उसको कहते हैं निष्पादन बजट हिंदी में, और इसको भारत के अंतर्गत हम देखें तो परंपरागत बजट प्रणाली का नाम दिया जाता है। और ये इसलिए कहा जाता है कि संसद के द्वारा बजट पर आवश्यक नियंत्रण रखा जाता है, और ये जो बजट है इसको 1950 के दशक में लाया गया था। बजट में कुशलता पर ध्यान दिया जाने लगा है इसी उसमें, और हूवर कमीशन, निष्पादन बजट का प्रयोग हूवर कमीशन द्वारा अमेरिका में सबसे पहले किया गया था। इस आयोग के द्वारा अमेरिका में निष्पादन बजट को अपनाने का सुझाव दिया गया। निष्पादन बजट यानी परफॉर्मेंस बजट के परिणामों का आधार बनाकर ही निर्मित किया जाने वाला ये बजट है। इसमें क्या देखा जाता है कि जो लास्ट ईयर के हमारे रिजल्ट्स हैं, लास्ट ईयर के जो परिणाम हैं, उनका बेस बनाकर आगामी आने वाला जो वर्ष है उसके लिए हम बजट को तैयार करते हैं, जिसमें निष्पादन बजट को टारगेट ओरिएंटेड यानी कि लक्ष्य उन्मुखी और उद्देश्यपरक, ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड प्रणाली पर यानी उद्देश्यपरक और
लक्ष्य उन्मुखी प्रणाली पर आधारित यह बजट होता है, क्योंकि इसमें हम पिछले वर्ष के परिणामों को देखकर आगामी वर्ष के लिए इसको तैयार किया जाता है, और जिसमें केवल संगठनात्मक आय व्यय का हिसाब ही नहीं, यानी किसी ऑर्गेनाइजेशन में जो इनकम और एक्सपेंडिचर है, जो उनकी आय है और खर्चे हो रहे हैं, केवल उसका हिसाब ही नहीं रखते हैं, बल्कि जैसा कि हमने कहा कि ये परिणामों को आधार मानता है, और इसी केस पे कि केवल ये आय व्यय का ही निर्धारण नहीं करता है, उनका हिसाब ही नहीं रखता है, बल्कि कार्य के परिणामों का मूल्यांकन, कार्य के परिणामों को मूल्यांकन का आधार इस बजट में माना गया है। परफॉर्मेंस बजट यानी निष्पादन बजट। परफॉर्मेंस बजट में जिसमें हमने अध्ययन किया कि कैसे उद्देश्य हैं और पब्लिक एक्सपेंडिचर की कुशलता, इफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस, उसकी प्रभावकारिता को सुधारने की बात ये परफॉर्मेंस बजट यानी निष्पादन बजट करता है। The impact of performance budgeting may be felt in improved prioritization of expenditure and improved service effectiveness and efficiency. व्यय का जो किस हिसाब से उसको निर्धारित करना है, उसका हिसाब किताब तो रखता है परफॉर्मेंस बजट। उसके साथ ही पब्लिक एक्सपेंडिचर की जो इफेक्टिवनेस, जो प्रभावशीलता है, उसको भी सुधारने में, उसकी सेवाओं को भी सुधारने में हेल्प करता है परफॉर्मेंस बजट। परफॉर्मेंस बजट इसलिए भी लाभदायक है कि जो हमारे इनपुट से आउटकम बनने की जो प्रक्रिया है, जिस भी प्रोजेक्ट में हमने पैसा लगाया है उसका परिणाम जब तक नहीं आता है, तो ऐसे में प्रोग्राम एबिलिटी के आधार पर जो समस्याएं हो रही हैं उनका समाधान करने में भी लाभदायक है परफॉर्मेंस बजट। यानी कि जो इनपुट से आउटपुट की जो प्रक्रिया है, उसके बीच में इनपुट से आउटपुट यानी रिसोर्सेस हमने अगर लगाए हैं किसी प्रोजेक्ट में, और वो जो प्रोजेक्ट है फिर आउटपुट से थोड़ा परिणाम निकलता है, और बेसिकली फिर आउटकम की जो प्रक्रिया है उसके आधार पर अगर कोई भी फिर उसमें समस्याएं आती हैं, तो बजट के अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं और उन समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। और फिर हमने उसमें देखा कि जो एजेंसीज हैं वो जो उनके लक्ष्य हैं, उद्देश्य हैं, उनको प्राप्त करने के लिए भी संगठन, एजेंसी जो है उसमें लोगों को अकाउंटेबल बनाता है बजट, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं जवाबदेही की भावना उनमें आ जाती है। उन्हें जवाबदेही, उन्हें पता है कि हमें इसके प्रति अकाउंटेबल रहना है, तो कहीं ना कहीं संगठनों में, एजेंसियों में उनके वर्कर्स को, उनके जो वहाँ कार्य कर रहे हैं उनको अकाउंटेबल बनाता है, उनमें उत्तरदायित्व, जवाबदेही को सुनिश्चित करता है बजट। इसके साथ हमने देखा कि MFR मैनेजिंग फॉर रिजल्ट, परिणाम का प्रबंध, जिसको हमने जैसे कि परफॉर्मेंस बजट परिणामों पर बेसिकली जोर देता है, परिणामों पर जो लास्ट ईयर की जो परिणाम आए हैं उस पर फोकस करते हुए आगामी वर्ष के लिए ये बजट तैयार किया जाता है। इसको हमने नाम दिया था MFR। MFR can be defined as the use of formal performance information to improve public sector efficiency and effectiveness। परफॉर्मेंस इंफॉर्मेशन यानी जो हमारा
परिणाम हैं उनको रिफॉर्म करने के लिए, उनका प्रबंध करने के लिए, उन पे पब्लिक सेक्टर पे और अधिक कुशलता और प्रभावशीलता से काम करने के लिए MFR को हम डिफाइन कर सकते हैं। प्रोग्राम बेस्ड बजटिंग यानी निष्पादन बजट की जो हम अभी बात कर रहे हैं, उसके उद्देश्य में हमने जाना कि पब्लिक वैल्यूज़ की जो ऑर्गेनाइजेशन शुड डेवलप स्ट्रेटेजिक प्लान्स ऑफ व्हाट दे इंटेंड टू अकम्प्लिश। ऑर्गेनाइजेशन जो जिन्हें प्राप्त करने के लिए कुछ बनाया जाता है, शुड कंटेन, उनके कुछ उद्देश्य होते हैं जिनको बजट के माध्यम से प्राप्त करने की कोशिश की जाती है। ये तो हमने पढ़ा परफॉर्मेंस बजटिंग यानी निष्पादन बजट। इसमें हमने और भी प्रकार के बजट पढ़ने हैं, जैसे कि हमने बताया था कि एक होता है शून्य आधारित बजट, जीरो बेस्ड बजटिंग, और पहला निष्पादन बजट, दूसरा जीरो बेस्ड बजटिंग यानी शून्य आधारित बजट, और तीसरा लक्ष्य आधारित बजट यानी टारगेट बेस्ड बजटिंग, टारगेट बेस्ड बजटिंग, और फिफ्थ है इसका पॉइंट आउटकम बजट यानी कि परिणाम बजट, आउटकम बजट यानी कि परिणाम बजट। और फिर एक तरह का बजट हम लोग और देखते हैं जिसको कहा जाता है जेंडर आधारित बजट। जेंडर आधारित बजट जिसको इंग्लिश में हम कहेंगे जेंडर बजटिंग। इसके साथ ही एक और बजट है रेल बजट, जिसको भी हम पढ़ने की कोशिश करेंगे कि और समझने का प्रयास करेंगे कि क्या है ये रेल बजट। तो सबसे पहले जीरो बेस्ड बजटिंग यानी शून्य आधारित बजट। Zero based budgeting has been defined as a planning and budgeting process required by each manager to, जो शून्य आधारित बजट है उसके नियोजन को, उसकी बजटिंग प्रक्रिया को इस तरह से हम परिभाषित कर सकते हैं, इस तरह से हम समझ सकते हैं। Establish objective for his function, अपने कार्यों के लिए, अपने कार्यों के लिए उद्देश्यों को स्थापित करना, define alternative way of achieving the objectives। सबसे पहला है कि अपने कार्यों के लिए उद्देश्य को स्थापित करना। सेकेंडली, जो उद्देश्य है उनको प्राप्त करने के लिए वैकल्पिक मार्गों को परिभाषित करना, अल्टरनेटिव वेज को डिफाइन करना। सेकंड होगा उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए वैकल्पिक मार्गों को परिभाषित करना। Thirdly, selecting the best alternative so as to achieve these objectives। Thirdly,
इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए किसी एक बेस्ट उत्तम विकल्प का चयन करना। Fourth, break that alternatives into incremental level of efforts. प्रयास का जो हमारे लेवल्स हैं उनमें विकल्पों को ब्रेक करना, क्योंकि ये जो बजट है वो शून्य से आधारित होता है। Then cost and benefit of each incremental level. समृद्धि के जो स्तर हैं, प्रत्येक स्तर पर लागत और लाभ को, कॉस्ट एंड बेनिफिट्स को देखना। डिस्क्राइब द कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिसअप्रूवल, क्योंकि ये बजट जीरो से शुरू होता है, शून्य से शुरू होता है। ये निष्पादन बजट की तरह काम नहीं करता है, ये बिल्कुल निष्पादन बजट के अपोजिट हम कह सकते हैं कि ये बजट जीरो बेस्ड बजट काम करता है। डिसअप्रूवल के जो भी परिणाम थे उनको उनका वर्णन करना, उनको विस्तृत रूप से परिभाषित करना, ये कहलाता है जीरो बेस्ड बजटिंग, यानी शून्य आधारित बजट। Zero based budgeting is a method of budgeting in which all expenses must be justified for each new period. जो हमारा बजट है, शून्य आधारित बजट, वो बजट प्रक्रिया का एक ऐसा माध्यम है, एक ऐसा मेथड है स्टूडेंट्स 1 मिनट मुझे दीजिएगा। Sorry for that. Yeah, slides is visible now. Okay, thank you. हम लोग थे शून्य आधारित बजट, यानी जीरो बेस्ड बजटिंग। तो क्योंकि हम जानते हैं कि ये जो बजट है हमारा, ये शून्य से शुरू होता है, तो ये बजट की प्रक्रियाओं में एक ऐसा मेथड इसको हम कह सकते हैं जिसमें जो हमारे सभी एक्सपेंसेस हैं, जो सभी व्यय हैं,
उनको एक जस्टिफाई करना होता है न्यू पीरियड के लिए। ये ऐसा नहीं है, परफॉर्मेंस बजटिंग की तरह काम नहीं करता है कि पिछले वर्ष का जो हिसाब हमने रखा है उसके आधार पर हम आगामी जो हमारा वर्ष है उसके लिए हम बजट को तैयार करें। क्योंकि परफॉर्मेंस बजटिंग में, निष्पादन बजट में परिणामों पर ज़्यादा फोकस किया जाता था, और इस बजट में हम लोग सब कुछ शुरू से, शून्य से शुरू करते हैं नए पीरियड के लिए। Zero based budgeting start from a zero base, and every function within an organization is analyzed for its needs and cost. आप लोगों को जैसे नाम से भी पता चल रहा है कि ये जीरो बेस्ड बजटिंग, शून्य आधारित बजट जो कि जीरो से शुरू होता है, और इसका जो प्रत्येक संगठन में जो इसका संगठन के भीतर जो इसका प्रत्येक कार्य है वो उसकी आवश्यकताओं के आधार पर और उसकी लागत जो उसकी कॉस्ट है उसके अकॉर्डिंग ही उसको विश्लेषित किया जाता है, उसको एनालाइज किया जाता है। बजट आर then built around what is needed for the upcoming period, regardless of whether the budget is higher and lower than the previous one. बजट यह निर्धारित करता है, बजट यह हम कह सकते हैं कि बजट एक तरह से निर्मित करता है कि आने वाले पीरियड के लिए, आने वाले अपकमिंग जो आने वाला हमारा समय है उसकी ज़रूरतें क्या हैं, उसकी आवश्यकताएं क्या हैं, उसको एक तरह से निर्मित करता है, बिल्ड करता है बजट। क्योंकि ये परफॉर्मेंस बजट से अलग है, निष्पादन बजट से अलग है, इसलिए ये जो शून्य आधारित बजट है ये इस पर ध्यान केंद्रित नहीं करता है कि हमारा जो प्रीवियस ईयर का जो बजट था उसकी अकॉर्डिंग ही हमें चलना है, उसको ही आधार बनाकर हमें अगला बजट अपना तैयार करना है। ये उस बजट पिछले वर्ष के प्रीवियस ईयर के जो बजट है उसको बिल्कुल देखता ही नहीं है, चाहे वो बजट ज़्यादा हो या कम हो, हायर लेवल का हो या लोअर लेवल का हो, ये उनसे कुछ ऐसी किसी भी चीज़ से फिर संबंध नहीं रखता है। ये अपना बजट इसको जीरो से तैयार किया जाता है। जीरो बेस्ड बजटिंग, इसके एक ऑब्जेक्टिव में हम इसको कह सकते हैं, द ऑब्जेक्टिव ऑफ जीरो बेस्ड बजटिंग इज टू रीसेट द क्लॉक ईच ईयर। इसका मतलब हुआ कि जैसे हम घड़ी की सुई को देखते हैं, जैसे 24 घंटे में कोई भी सुई फिर दोबारा उस पर नहीं आती है। अगर 12 सुबह बजे हैं, 12 दिन के बजे हैं तो अगले दिन 12 फिर उसी दिन में बजेंगे। हर दिन का हिसाब अलग तरह से रखना होता है। इसी तरह से हम जीरो वेस्ट बजटिंग के बारे में भी, शून्य आधारित बजट के बारे में भी कह सकते हैं कि जो जैसे एक वर्ष के लिए बजट तैयार किया जा रहा है तो उसको बिल्कुल शुरुआती तौर से ही शून्य को आधार बनाकर ही बजट को तैयार किया जाता है। The traditional incremental budgeting assume that there is a guarantee budgetary base the previous year.
जबकि जो परफॉर्मेंस बजटिंग है, जो निष्पादन बजट है, वो यह मानता है कि हम प्रीवियस ईयर का जो बजट है, जो पिछले वर्ष का जो बजट है, उसको आधार बनाकर ही आगामी वर्ष के बजट को बना सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। जबकि जीरो बेस्ड बजट में ऐसा नहीं है। जीरो बेस्ड बजटिंग imply that manager need to build a budget from the ground up starting at zero। शून्य आधारित बजट में यह माना जाता है कि जो प्रबंधक है, जो मैनेजर्स हैं, उनको एक आधारिक स्तर पर, हम कहें तो ग्राउंड स्तर पर, एक बजट को उस लेवल से तैयार किया जाता है, उस लेवल से निर्मित किया जाने की आवश्यकता होती है, आधारिक स्तर से बिल्कुल। इसलिए ये बजट शून्य से शुरू होता है, स्टार्टिंग एट जीरो। इस बजट में हम ये भी चीजें देख सकते हैं, resources are not necessarily allocated in accordance with previous pattern, and consequently each existing item of expenditure has to be annually re-justified। इसके संबंध में ही इस शून्य आधारित बजट के संदर्भ में भी प्रीवियस पैटर्न के आधार पर, पूर्व के स्वरूपों के आधार पर आवश्यक नहीं है कि हम साधनों का, उपकरणों का भी उसी तरह से अलोकेट करें, उनको उसी तरह से उनका बंटवारा हो, उनका विभाजन हो, बल्कि ईच एग्जिस्टिंग आइटम ऑफ एक्सपेंडिचर, व्यय का जो अभी आइटम है, जिस पर वो खर्च हुआ है, उसको वार्षिक तौर पर उसका विवरण प्रस्तुत करना होता है, उसको रीजस्टिफाई करना होता है। जीरो बेस्ड बजटिंग के जो पर्पस है, जो उद्देश्य है, लक्ष्य है, उसको भी हम देखते हैं कि जीरो बेस्ड बजटिंग, ये ZBB, इसका मतलब है जीरो बेस्ड बजटिंग इज टू re-evaluate and re-examine all programs and expenditure for each budgeting cycle by analyzing workload and efficiency measure to determine priorities or alternative levels of funding for each program and expenditure। इसका मतलब हुआ कि जो शून्य आधारित बजट है, वो सभी कार्यक्रमों में सभी व्यय को एक तरह से री एग्जामिन करता है, उनका पुनः परीक्षण करता है, री एवोलेट करता है, उन पर पुनः विवरण उनका देता है, और ऐसे तरह से उनकी जो वर्कलोड है, इफिशिएंसी मेजर को मापने के लिए उनकी किसी भी कार्यक्रम में, और व्यय के जो फंड है उसके अल्टरनेटिव लेवल को, उनके वैकल्पिक स्तर को और उनकी वरीयताओं को निर्धारित करने के लिए, उनकी एफिशिएंसी क्षमता को मापने के लिए, और उनके वर्कलोड यानी कार्य का विश्लेषण करने के लिए, बजट साइक्लिंग के लिए ये जो तैयार इसको किया जाता है। और इस तरह से ये सभी प्रोग्राम्स की, सभी एक्सपेंडिचर्स की गतिविधियों को ये री एवेल्युएट करता है, री एग्जामिन करता है।
Through this system, each program is justified in its entirely each. सभी जो प्रत्येक कार्यक्रम है इस व्यवस्था के द्वारा जस्टिफाई किए जाते हैं। हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात करें, ऐतिहासिक विकास की बात करें जीरो बेस्ड बजटिंग की, शून्य आधारित बजट की, तो हम कह सकते हैं कि ये जो बजट है इसको 1970 में ये पॉपुलर हुआ। जीरो बेस्ड बजटिंग बिकम popular in the 1970s, but the concept has been around since as early as 1924 when British judge authority E. Hilton Young advocated complete justification of every item requested in a budget. ये जो टर्म है जीरो बेस्ड बजट, शून्य आधारित बजट जो टर्म है, इसको ये पॉपुलर हुआ, ये प्रसिद्ध तो हुआ 1970 में। 1970 में यह प्रसिद्ध हुआ, लेकिन ये जीरो बेस्ड बजट की जो अवधारणा है, जो संकल्पना है, ये जो कंसेप्ट है, इसको कहेंगे कि जीरो बेस्ड आधारित शून्य आधारित बजट की संकल्पना सबसे पहले 1924 में ही आ गई थी, जिसको जब ब्रिटिश बजट अथॉरिटी जो हैं, जिसके पास बजट की सत्ता होती है, उनका नाम है ई हिल्टन यंग, HILTON ई हिल्टन यंग बजट के संदर्भ में प्रत्येक आइटम को, एवरी आइटम को जस्टिफाई करने का समर्थन करते हैं। उसके बाद पीटर फर PETER, who created and developed a zero-based budgeting system for taxes instrument as part of his responsibilities as control administration in 1962, is called for father of zero-based budgeting technique. पीटर फर, जिनको शून्य आधारित बजट के फादर का नाम दिया जाता है, 1962 में वित्तीय प्रशासन के रूप में अपनी जिम्मेदारियों के भाग के रूप में टैक्स का इंस्ट्रूमेंट की व्यवस्था के लिए इन्होंने जीरो बेस्ड बजटिंग यानी शून्य आधारित बजट को विकसित किया, उसको क्रिएट किया, उसको उत्पन्न किया। जीरो बेस्ड बजट के फादर का नाम दिया जाता है पीटर फर को। In 1962, the US Department of Agriculture adopted a ground-up system of budgeting which is considered to be, और ये जो शून्य आधारित बजट है इसको भी 1962 में 1962 में सबसे पहले एग्रीकल्चर के यूएस डिपार्टमेंट में इसको यूएस में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में इसको अडॉप्ट किया गया, इसको अपनाया गया, और वहीं से इस शून्य आधारित बजट को फिर शुरुआत होती है। द फर्स्ट यूज ऑफ ZBB यानी जीरो बेस्ड बजटिंग इन द यूएस डिपार्टमेंट। यूएस डिपार्टमेंट के अंतर्गत ही शून्य आधारित बजट का सर्वप्रथम प्रयोग होता है। सर्वप्रथम यूएस यानी अमेरिका के अंतर्गत ही इसको 1962 में अपनाया गया था। इन इंडिया ZBB यानी जीरो बेस्ड बजटिंग was implemented in science and technology
in the year 1983। भारत के संदर्भ में हम लोग देखें भारत के संदर्भ में हम लोग बात करें तो शून्य आधारित बजट, जीरो बेस्ड बजटिंग है, उसको कार्यान्वित किया गया, उसको इम्प्लीमेंट किया गया 1983 में। 1983 में साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान एवं तकनीकी विभाग के द्वारा सबसे पहले शून्य आधारित बजट को कार्यान्वित किया गया। 1983 में विज्ञान एवं तकनीकी विभाग द्वारा शून्य आधारित बजट को कार्यान्वित किया गया। It was adopted by Government of India in 1986 as a technique for determining expenditure budget. The Ministry of Finance made it mandatory for all the administrative ministries to review their respective programs and activities in order to prepare expenditure budget estimate based on the principle of zero based budgeting। भारत में भारत सरकार द्वारा 1986 में एक्सपेंडिचर बजट यानी आय बजट का जो व्यय है उनका निर्धारण करने के लिए, उनको निर्धारित करने के लिए तकनीकी द्वारा इस बजट को सबसे पहले अपनाया गया और वित्त मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, वित्त विभाग के द्वारा सभी प्रशासकीय मंत्रालयों में इसको मैंडेट कर दिया गया, इसको आवश्यक रूप से सुचारू करने के लिए कह दिया गया। In 1986, Rajiv Gandhi, eager to take India into the 21st century, wished to adopt zero-based budgeting and try to implement zero-based budgeting in Defense Ministry also। 1986 में राजीव गांधी ने भी 21वीं शताब्दी की शुरुआत में इस बजट को शुरू करने की कोशिश की, इसको भारत में अपनाया जाए और ऐसा डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा भी इसको कार्यान्वित किया जाए, ऐसा उन्होंने अपील की। Zero based budgeting was later emphasized in the 7th 5-year plan 1988 से जो 93 के बीच में, जो कि हमारा 7वीं वार्षिक योजना जिसे कहा जाता है, 1988 से 1993 के बीच में जो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के लिए जो 5-year प्लान बनाया गया था, उसमें भी इस जीरो बेस्ड बजट सिस्टम की को पर बल दिया गया है, उसका उल्लेख है। The Maharashtra government rename and use it as development based budget। महाराष्ट्र गवर्नमेंट इसको नाम को चेंज करती है, रिनेम करती है और उसके द्वारा इस बजट का नाम डेवलपमेंट यानी विकास पर आधारित बजट, डेवलपमेंट बेस्ड बजट, विकास पर आधारित बजट रखा गया है। However, not much progress in this period had happened on this area since। जबकि इस बजट का ये बजट ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं कर पाया और ऐसी ही स्थिति बनी हुई है। उसके बाद हमारा जो तीसरा प्रकार है, हमने बात की अभी शून्य आधारित बजट की। जो कि 2 कारणों के लिए बनाया गया था। एक तो था देश के बजट में निरंतर पाया जाने वाला घाटा, और दूसरा निष्पादन बजट प्रणाली यानी जो हमारा परफॉर्मेंस बजटिंग था उसका सफल तौर पर क्रियान्वयन उसको ना किया जाना, उसका सफल
क्रियान्वयन ना होना, इसलिए हमने जीरो बेस्ड बजटिंग को पढ़ा था। और उसके बाद जो आता है हमारा कार्यक्रम बजट प्रणाली यानी प्रोग्राम बजटिंग। कार्यक्रम बजट प्रणाली यानी कि प्रोग्राम बजटिंग। कार्यक्रम बजट प्रणाली को भी हम देख सकते हैं कि इसका जो उद्गम हुआ, इसका जो उदय हुआ, इसके ओरिजिन में भी यूएस में यानी अमेरिका में ही इसका उदय हुआ। और अमेरिकी राष्ट्रपति प्रेसिडेंट जॉनसन, अमेरिकी राष्ट्रपति जॉनसन द्वारा इसे 1965 में 1965 में कार्यक्रम बजट को अपनाया गया। प्रोग्राम बजटिंग को प्रेसिडेंट जॉनसन के द्वारा 1965 में अपनाया गया था, लेकिन यह बजट अमेरिका में अधिक समय तक लागू नहीं हो पाया, लागू नहीं रहा। और 1971 में अमेरिका में इसे छोड़ दिया गया। कार्यक्रम बजट प्रणाली में योजना, कार्यक्रम व बजट को एक साथ मिला दिया जाता है। इससे जो इसकी इफेक्टिवनेस है, जो इसकी इफिशिएंसी है, उसकी कार्यकुशलता को, उसकी प्रभावशीलता को उसकी कार्यकुशलता से अधिक महत्व दिया जाता है। प्रोग्राम बजटिंग यानी कार्यक्रम बजट के संदर्भ में हम 2-3 चीजें याद रख सकते हैं कि पहला, जो इस बजट का जो उद्गम है वो अमेरिका में हुआ और अमेरिकी राष्ट्रपति जॉनसन ने 1965 में कार्यक्रम बजट को अपनाया, लेकिन यह बजट अमेरिका में बहुत दिन तक, ज़्यादा दिनों तक ये नहीं रह पाया, लागू नहीं रहा। इसे 1971 में अमेरिका में फिर इसे छोड़ दिया गया। और कार्यक्रम बजट प्रणाली में क्या था कि वो प्लानिंग्स को और कार्यक्रम को, जो योजनाएं हैं और कार्यक्रम हैं, उनको साथ लेकर काम करते हैं, उनको साथ में मिला दिया जाता है। इससे क्या हुआ कि जो प्रभावशीलता है, प्रभावशीलता को उसकी कार्यकुशलता से अधिक महत्व दिया जाने लगा। उसके बाद हमारा आता है टारगेट बेस्ड बजटिंग। टारगेट बेस्ड बजटिंग, जिसको हिंदी में हम लोग कहेंगे लक्ष्य आधारित बजट। लक्ष्य आधारित बजट यह जो बजट है, लक्ष्य आधारित बजट, इस बजट प्रणाली में पहले की विभिन्न प्रणालियों यानी कि जो पहले हमने पढ़ा कि निष्पादन बजट समझने की कोशिश की जिसको हमने, और दूसरा शून्य आधारित बजट, और तीसरा हमने अभी पढ़ा प्रोग्राम बजट यानी कार्यक्रम बजट। इन तीनों की जो प्रणाली है और लक्षण जो है उसके विद्यमान होते हैं, उसमें टारगेट बेस्ड बजटिंग में रहते हैं। इस बजट प्रणाली में केंद्रीय प्रशासन को किसी कार्यक्रम के उद्देश्य व उस पर होने वाले व्यय का निर्धारण करने का अधिकार होता है। यानी कि ये जो टारगेट बेस्ड बजटिंग है, लक्ष्य आधारित जो बजट है, इसके अंतर्गत केंद्रीय प्रशासन यानी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन को, केंद्रीय प्रशासन को किसी भी कार्यक्रम के, किसी भी प्रोग्राम के उद्देश्य को और उस पर कितना खर्च किया जाना है, उस पर कितना पैसा और व्यय उस पर किया जाने हैं, उसका निर्धारण करने का अधिकार सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि केंद्रीय प्रशासन को होता है। और इसके अतिरिक्त हम देख सकते हैं कि इस बजट प्रणाली को
इस प्रकार से भी हम समझ सकते हैं कि जहाँ परंपरागत जो ट्रेडिशनल बजट सिस्टम था हमारा, वो नीचे से ऊपर की ओर होता था, ऊपर की तरफ जाता था, और वहीं दूसरी ओर जो लक्ष्य आधारित बजट प्रणाली में बजट निर्माण केंद्र से नीचे की ओर यानी स्थानीय विभाग ग्रास रूट लेवल पर, क्योंकि इसमें क्या है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन का जो रोल है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। वो उसके कार्यक्रम को किसी भी नीति पे, किसी भी प्रशासन के लिए क्या है कि प्रशासन के लिए ज़रूरी है केंद्रीय प्रशासन उस पर उसको अपनी तरफ से फिर कितना धन किसी को दिया जाना है, कितना पैसा उस पर खर्च करना है, उसका जो रोल है फिर सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन का इम्पोर्टेंट हो जाता है। और इसी तरह से हम कह सकते हैं कि जो बाकी जैसे कि निष्पादन बजट था उसमें क्या था कि हमारा बजट नीचे से बनकर ऊपर की तरफ जा रहा था और ग्रास रूट लेवल से वो अपर लेवल की तरफ जा रहा था, और टारगेट बेस्ड बजटिंग में ऊपर से तैयार किया जा रहा है यानी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन केंद्रीय प्रशासकों के द्वारा वो बजट तैयार किया जा रहा है, और जो कि फिर ग्रास रूट लेवल पर आधारित स्तर पर स्थानीय स्तर पर जिसको पहुंचाया जा रहा है। इस प्रकार इस बजट में केंद्रीय नियंत्रण को अधिक प्रभावशाली माना गया है, क्योंकि इसमें सेंट्रल प्रशासकों के द्वारा यह बजट तैयार किया जाता है, तो कहीं ना कहीं इसमें केंद्रीय नियंत्रण जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन है, केंद्रीय प्रशासक जो हैं, प्रबंधक जो हैं, उनकी भूमिका इम्पोर्टेंट हो जाती है, और इस प्रकार से उनका वो नियंत्रण बनाए रख सकते हैं। इस प्रकार के बजट पर, लक्ष्य आधारित बजट में केंद्रीय प्रशासन की भूमिका इम्पोर्टेंट होती है, और इस तरह से वो अपना केंद्रीय नियंत्रण बनाकर रख सकते हैं। अगली क्लास में हम टारगेट, आज की क्लास में हमने प्रोग्राम बजटिंग और टारगेट बेस्ड बजटिंग और शून्य आधारित बजट को डिटेल में समझने की कोशिश की। नेक्स्ट क्लास में हम बजट के अन्य स्वरूप जो हैं, जेंडर बजटिंग, आउटकम बजटिंग और बजट की प्रक्रिया है, कैसे संसद में बजट को प्रस्तुत किया जाता है, क्या उसकी प्रक्रिया है, और बाद में क्या क्या उसमें रिफॉर्म्स हुए हैं, वो डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।